किसी शहर में एक अमीर सौदागर रहता था। रुपए पैसे की उसके घर में कोई कमी ना थी। दूर दराज मुल्कों में उसका माल जाता था और खूब मुनाफा होता था। सौदागर की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम गायत्री और छोटी बेटी का नाम पद्मिनी था। बच्चियां अभी छोटी छोटी थी कि उनकी माँ का देहांत हो गया। सौदागर को अपनी पत्नी की मौत का बहुत दुख था, लेकिन फिर भी उसने दूसरी शादी ना की। सौदागर को डर था कि कहीं उसकी दूसरी पत्नी उसकी बच्चियों के साथ बुरा व्यवहार ना करे, लेकिन वह अपना ज्यादातर वक्त सफर में गुजारने लगा। बच्चियों की परवरिश और देखभाल के लिए एक बूढ़ी आया थी और नौकरों की पूरी फौज थी। महल नुमा मकान में किसी चीज की कमी ना थी। बहुत ज्यादा लाड प्यार से लड़कियां बिगड़ रही थी। दोनों बहुत ही जिद्दी और बदतमीज हो गई थी। किसी भी बात में ना सुनने की आदत नहीं थी। नौकरों की तो शामत आ जाती, जरा सी बात पर किसी के बाल नोच लिए जाते तो किसी की डंडे से पिटाई हो जाती। लेकिन ये भी उनके लिए कम ही होता था। जब बाप घर आता तो नौकरों की झूठी सच्ची शिकायतें करती और जब तक पिटवा न लेती तब तक मानती नहीं थी। सौदागर जब भी घर आता तो बहुत ही कीमती खिलौने लेकर आता। वो उनके नखरे उठाता और अपनी गैर मौजूदगी की कसर पूरी करना चाहता। इससे उनके और भी दिमाग खराब हो जाते। उन्हें थोड़ा भी गुस्सा आता तो हजारों रुपए के खिलौने उठाकर फेंक देती, घर का कीमती सामान तोड़ देती। न बाप कुछ बोलता और न किसी और की बोलने की हिम्मत होती। नौकरों को तनख्वाह अच्छी मिलती थी और हर तरह का आराम था, इसीलिए नौकरी छोड़कर नहीं जाते थे और चुपचाप डांट और मार खा लेते थे। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती गई, उनकी बदतमीजियां और मनमानियां बढ़ती गई। घर की तरफ देखने का तो उन्हें होश ही नहीं था। हर वक्त अपने शौक श्रृंगार और सैर सपाटे से फुर्सत ना थी। बाप ने पूरी आजादी दे रखी थी और बेटियां हाथ से बिल्कुल निकलती जा रही थी। बूढ़ी आया कभी समझाने की कोशिश करती तो उसकी शामत ही आ जाती, उसके बाल नोच खसोट कर रख देती। बड़ी बेटी गायत्री में फिर भी थोड़ा लिहाज बाकी था, लेकिन छोटी बेटी पद्मिनी की तो नाक में नकेल ही नहीं थी। हर वक्त घर में हंगामा रहता। जितनी देर वे घर में रहती, कोई न कोई उनकी जुल्म का निशाना बना रहता। लोग उनके घर आने से भी डरते थे। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, कौन बेइज्जती करवाना चाहता है। अब लड़कियां धीरे धीरे जवान होने लगी थी तो सौदागर को एहसास हुआ। यूं तो सौदागर अब बूढ़ा हो चला था और कुछ जवान बेटियों का ख्याल। अब उन्होंने सफर पर जाना कम कर दिया था, शहर में रहकर ही कारोबार करने लगे। अब सौदागर घर पर ही रहने लगा तो बेटियों के रंग ढंग भी देखने के लिए मिले। उनकी हरकतों से वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि किसी भी तरह उनके हाथ पीले हो जाएं। रिश्तों की कमी नहीं थी। हालांकि उनकी बदतमीजियों के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, लेकिन करोड़पति बाप की औलादे थी। बाप का जो कुछ भी था उन दोनों बेटियों का ही था। लालच बुरी बला होती है। लोग पैसों की खातिर ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार थे, लेकिन उन बेटियों को कोई पसंद नहीं आता था। किसी का रंग काला होता तो किसी की आंखें छोटी होती, किसी की नाक चपटी होती तो किसी के दांत बड़े होते, कोई बहुत लंबा होता तो कोई छोटा, और अगर शक्ल सूरत ठीक होती तो उनके तौर तरीके पसंद नहीं आते। कोई गवार होता तो किसी की हंसी का अंदाज पसंद नहीं आता, तो किसी में उल्लू या गधे की शक्ल नजर आती। हमेशा हर रिश्ते में कोई न कोई नुक्स निकाले जाते और इनकार कर दिया जाता। कई दिनों तक दोनों बहनें आने वाले रिश्ते का मजाक उड़ाती। आखिर जैसे तैसे करके बड़ी बेटी गायत्री की तो शादी हो गई, लेकिन छोटी बेटी पद्मिनी को तो कोई पसंद ही नहीं आता। उसकी बदतमीजियां हद से ज्यादा बढ़ गई थी। लोग उनके घर में कदम रखने से भी डरते थे कि क्या पता कब किसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सौदागर बहुत ज्यादा परेशान था। बेटी के रंग ढंग और बदतमीजियों ने उन्हें वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। वो बाप की भी नहीं सुनती थी
उम्र 30 के करीब पहुंच रही थी। सौदागर को चिंता थी कि कहीं उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटी का क्या होगा। छोटी बेटी का दिमाग 7वें आसमान पर था और मिजाज किसी से मिलते नहीं थे। सौदागर के एक दोस्त का बेटा था अमर। दोनों दोस्त शहर में एक ही साथ कारोबार करते थे। जब दोस्त का देहांत हुआ तो उसके बेटे अमर ने सारा कारोबार संभाल लिया। अमर बहुत ही नेक और समझदार लड़का था। सौदागर को अपने पिता के समान समझता था और उनकी बड़ी इज्जत करता था। सौदागर जिन्हें वो काका कहता था, उनकी परेशानियां उससे देखी ना गई। एक दिन उसने सौदागर से कहा, काका, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मेरी किसी भी काम में दखल नहीं देंगे। सौदागर ने कहा, बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बेटी से शादी करके जिंदगी भर की मुसीबत अपने गले बांध लो। वो किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है। अमर ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, आप बस इतना ही कीजिए कि जब मैं आपकी बेटी से शादी करके उसे ले जाऊं तो आप भी किसी सफर के लिए निकल जाइए और नौकरों की भी छुट्टी करके मकान में ताला लगा दीजिए और अपनी बेटी को रुपए पैसे और जेवर मत दीजिए। सौदागर राजी हो गया। अगले दिन अमर सौदागर के घर पहुंचा। अभी वो बैठा ही था कि घर का बावर्ची रोते हुए आया और बोला, मालिक, सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था तो छोटी मालकिन ने तो पूरी कढ़ाई ही मेरे सर पर दे मारी। इतने में ही कपड़े वाला चिल्लाता हुआ आया और बोला, छोटी मालकिन को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए तो उन्होंने मेरे सारे कपड़े कीचड़ में फेंक दिए। इसी वक्त नौकरानी रोती हुई आई और बोली, कमरे की सफाई ठीक से नहीं हुई थी तो छोटी मालकिन ने मेरी चोटी ही काट दी। सौदागर ने बावर्ची को मरहम पट्टी करने के लिए भेजा। कपड़े वाले का नुकसान पूरा किया और नौकरानी को पैसे देकर चुप करा दिया। फिर अमर से बोले, बेटा, देख रहे हो ना, ये घर नहीं नर्क है। मैं तो तुम्हें अभी भी यही कहूँगा कि तुम मेरी बेटी से शादी करने का ख्याल छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह ही समझता हूँ और कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसको ऐसी पत्नी मिले जो उसका जीना हराम कर दे। वो मेरी बेटी हुई तो क्या हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ वो किसी भी शरीफ इंसान की पत्नी बनने के लायक नहीं है। अमर ने कहा, काका, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं कल ही पंडित को लेकर आऊंगा और आप कल ही यहाँ से जाने की तैयारी कर ले। अगले दिन सौदागर ने बेटी से कहा कि तुम्हें देखने के लिए एक लड़का आ रहा है, जरा तमीज से रहना, वो बहुत ही शरीफ लड़का है। पद्मिनी उस शरीफ लड़के से मिलने की पूरी तैयारी करके बैठी थी। कई तरकीबें सोच रखी थी कि कैसे आने वाले की दुर्गति करेगी और उसे आईना दिखाएगी कि उसने पद्मिनी के लिए रिश्ता लाने की हिम्मत भी कैसे की। अभी वो अपने कमरे में बैठी ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक सुंदर हट्टा कट्टा लड़का उसके कमरे में आया और बोला, पद्मिनी मेरी जान, मैं आपके सदके, क्या आप मुझसे शादी करोगी? बोलो, शादी करोगी ना? पद्मिनी हक्का बक्का रह गई। कभी उस आदमी पर गुस्सा आता तो कभी उसकी हरकतों पर हंसी आती कि ये आदमी कौन है जो मेरे कमरे में घुस आया और उसे कहता है कि मुझसे शादी करोगी। उसके होठों पर हंसी देखकर वो आदमी चिल्लाया, तुम हंस रही हो, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। बोलो, तैयार हो ना? पद्मिनी को लगा कि उसके कमरे में शायद कोई पागल आ गया है। उसने पीछा छुड़ाने के लिए बोली, हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जवाब सुनकर वो आदमी वहाँ रुका नहीं और वैसे ही चिल्लाता हुआ बैठक में गया और वहाँ बैठे सौदागर और पंडित जी से बोला, आप लोगों ने सुना ना, पद्मिनी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। इस चीख पुकार की आवाज आंगन में खड़े लोगों ने भी सुनी। जब पद्मिनी ने कहा था कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लड़के ने पंडित जी से कहा, आप जल्दी से हमारी शादी करवा दे। अमर ने शादी की सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी, इससे पहले कि पद्मिनी कुछ समझ पाती। पंडित जी ने 7 फेरों के मंत्र पढ़ दिए। उसके बाद अमर ने सौदागर से कहा,
बस काका, अब आप पद्मिनी को मेरे साथ विदा कर दे और घर को ताला लगाकर आप भी चले जाइए। फिर वो चिल्लाता हुआ कमरे में गया। पद्मिनी मेरी जान, मैं आपके सदके, हमारी शादी हो गई। चलिए अब अपने घर चलते हैं। अचानक इतना सब कुछ हो गया था कि पद्मिनी एकदम हैरान थी। जब अमर ने उसका हाथ पकड़ा तो पद्मिनी ने उसका हाथ झटक दिया। तब अमर ने पीछे से उसकी गर्दन ऐसी पकड़ी कि लगा टूट ही जाएगी। पद्मिनी को लगा कि लगता है किसी पागल से पाला पड़ गया है। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो उसे जान से ही ना मार दे। चारों तरफ देखा मगर कोई नजर ना आया और ना ही सौदागर था। अमर उसे उसी तरह खींचता हुआ बाहर ले आया। बाहर एक गाड़ी और एक टट्टू खड़ा था। गाड़ी के चारों पहिए की हवा निकली थी। अमर ने गाड़ी को ठोकर मारकर कहा, पद्मिनी मेरी जान, मैं आपके सदके, ये गाड़ी आपके लायक नहीं है। मैं आपके लिए एक शाही सवारी लेकर आया हूँ। अमर ने उसे कसकर पकड़कर टट्टू पर बिठा दिया और खुद भी पीछे बैठ गया और 2 चाबुक टट्टू को मारा और 1-2 पद्मिनी को। टट्टू धीरे धीरे चलने लगा। पद्मिनी के बदन में काटो तो खून नहीं। उसे यकीन हो गया था कि वो किसी पागल के हत्थे चढ़ गई है। अगर जरा भी चू चा की तो गला ही काट देगा। सारी बोलती बंद हो गई और गुस्सा हवा हो गया। डर के मारे रंग सफेद हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। सारे नौकर कहाँ मर गए और उसका बाप कहाँ चला गया, और ये पागल कौन है जो जबरदस्ती उसके घर में घुस आया और उसे अपनी पत्नी बना बैठा। पूछे भी तो किससे पूछे। हर 2 कदम चलने पर अमर 1-2 चाबुक टट्टू को मारता तो 1-2 चाबुक पद्मिनी को भी मार देता। जब वो सीसी करती तो कहता, अरे आपको लग गई, माफ करिए, ये नालायक घोड़ा है ही बदतमीज। पद्मिनी सोच रही थी न जाने कौन से सुनसान रास्ते से ले जा रहा है कि वो मदद के लिए किसी को आवाज भी नहीं लगा सकती। आखिर एक छोटे से मकान के पास पहुँचे जिसमें 2 ही कमरे थे। खिड़कियों में सलाखें थी और आसपास में कोई दूसरा मकान नहीं था। रास्ते भर बेचारी चाबुक खा खा कर दर्द में थी और डर से उसकी बुरी हालत हो रही थी। उसे यकीन हो गया था कि वो किसी पागल के हत्थे चढ़ गई है। चुप रहने में ही भलाई है। न जाने कब गला घोटकर उसका किस्सा ही खत्म कर दे। पागल जो ठहरा। कमरे में एक टूटी चारपाई थी जिस पर एक दरी पड़ी थी, एक कुर्सी थी और एक कोने में सुराही और गिलास था। कमरे में पंखा भी नहीं था। एक छोटा सा बल्ब छत से लटक रहा था और चारपाई पर एक हाथ पंखा पड़ा था। अमर बोला, मेरी जान, मैं आपके सदके, आप बहुत थक गई होंगी, आप यहाँ आराम करें। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो दरवाजा बंद करके चला गया। बाहर से दरवाजे के ताले में चाबी घुमाने की आवाज आई। पद्मिनी ने तब राहत की सांस ली कि थोड़ी देर के लिए ही सही इस पागल से पीछा छूटा। लेकिन उसे सुकून कहाँ। महल नुमा मकान में नरम गद्देदार मखमल के बिस्तर पर सोने वाली, और कहाँ ये टूटी हुई चारपाई जिसे उसके नौकर भी इस्तेमाल नहीं करते थे। मजबूर होकर उसी दरी पर बैठ गई। शरीर का एक एक अंग दुख रहा था। ऊपर से गर्मी का मौसम, उसके घर में बिजली के पंखे, हर तरफ खास के पर्दे पड़े रहते थे जिस पर पानी छिड़कने के लिए एक नौकर नियुक्त था, और कहाँ ये हाथ का पंखा जो उसने जिंदगी में कभी छुआ भी नहीं था। लेकिन मजबूर होकर वही झलना पड़ा। थोड़ी ही देर में हाथों में छाले पड़ गए। उठकर सुराही से पानी पिया। बड़ी जोरों की भूख लगी थी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। आने वाले मेहमान के लिए बहुत कुछ बनाया गया था, लेकिन पद्मिनी ने ये सोचा था कि शादी के लिए आए हुए मेहमान को घर से भगाकर आराम से बैठकर खाएगी। लेकिन क्या पता था कि मुसीबत आ पड़ेगी। कभी बहुत गुस्सा आता, जी चाहता कि ये सुराही, गिलास, पंखा सब उठाकर फेंक दे। लेकिन फिर उस पागल का ख्याल आता और शरीर पर चाबुक के निशान दिखाई देने लगते। यही सब सोचते सोचते आंख लग गई। कहावत है कि नींद कांटों पर भी आ जाती है। न जाने कितनी देर सोई होगी।
आंख खुली तो शरीर पसीने से तरबतर हुआ था। कमरे में अंधेरा फैल चुका था। प्यास से गला सूख गया था और आते भूख से ऐंठ रही थी। टटोल टटोल कर दिया जलाया तो कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। सुराही से पानी पिया और दरवाजे को हिला डुला कर देखा। खिड़की के बाहर फैले अंधेरे से डर लगने लगा था। हार कर फिर उसी खाट पर बैठ गई जिसके खटमलों ने दोपहर भर काटा था। रात हुई तो मच्छर भी निकल आए। गर्मी, मच्छर, खटमल, भूख, अंधेरा और डर, ऐसी हालत के बारे में तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बेबसी और लाचारी की हद हो गई तो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन रोने से मुसीबत हल नहीं होती। न जाने कैसे रोते धोते सुबह हो गई। सुबह दरवाजा खुला तो अमर एक कपड़े में लपेटकर 2 सूखी रोटी और 1 प्याज लेकर आया। पद्मिनी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सुप्रभात मेरी जान, बताओ रात कैसी गुजरी? मुझे याद ही नहीं रहा कि आप भूखी होंगी। काम में ऐसा उलझा रहा कि सुबह हो गई। देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां खुद अपने हाथों से बनाकर ले आया हूँ, चलो खा लो। पद्मिनी का जी तो चाहा कि ये रोटियां उसके मुंह पर ही दे मारे, लेकिन एक तो पागल का डर, ऊपर से भूख से बुरा हाल था, इसीलिए चुपचाप रोटी और प्याज खाने लगी। आज वो लड़की जिसकी थाली हमेशा 56 भोग से भरी रहती थी और जरा सी कमी होने पर खाने पीने की चीजें उठाकर फेंक देती थी, आज सूखी रोटी और प्याज खा रही थी। अपनी मजबूरी पर आंखों से आंसू निकल आए। अमर कुर्सी पर बैठे बैठे उसे देख रहा था। उसके आंसू देखे तो बोला, पद्मिनी मेरी जान, मैं आपके सदके, आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या खाना पसंद नहीं आया? लाइए, मैं इसे फेंक देता हूँ और दूसरा खाना ले आता हूँ जो आपको पसंद हो। अमर ने हाथ बढ़ाया तो पद्मिनी बोली, नहीं नहीं, ठीक है। उसे लगा 24 घंटे के बाद तो ये सूखी रोटी मिली है, ये भी फेंक दी तो न जाने कब खाने के लिए मिलेगा। खाने के बाद पद्मिनी ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। वो हाथ में एक चाबुक लेकर घुमा रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, मैं अपने पिता के पास जाना चाहती हूँ। अमर बोला, आपके पिता तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं, उन्हें वापस आने में बहुत समय लगेगा। उन्हें यकीन हो गया है कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश होगी। पद्मिनी सोचने लगी, क्या खाक ससुराल में खुश होगी? घर से तो बेघर हो गई। पद्मिनी अमर से इतना ही बोल पाई कि मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। अमर बोला, पद्मिनी, अब आपका घर यही है। आपके पिता ने उस घर में ताला लगा दिया है और नौकरों को छुट्टी दे दी है। पद्मिनी ये सुनकर चौंक गई। इससे पहले वह कुछ बोल पाती, अमर खड़ा हो गया और बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप आराम करें, मैं शाम को वापस आऊंगा। पद्मिनी की तो जैसे सांस ही अटक गई, यानी कि बगैर पंखे के यहाँ शाम तक भूखा रहना होगा। उसने धीरे से कहा, यहाँ गर्मी बहुत है, एक पंखा लगवा दीजिए। अमर उसे नजरअंदाज करते हुए बोला, अरे यहाँ पंखा नहीं है, बड़े नालायक हैं यहाँ के लोग। मैंने बिजली वाले से कहा था कि मेरी दुल्हन आ रही है, मेरे यहाँ पंखा लगवा दे, लेकिन उसने नहीं लगवाया। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। ये कहकर अमर कमरे में ताला लगाकर वहाँ से चला गया। पद्मिनी फिर अपनी किस्मत पर रोने के लिए अकेले रह गई। दोपहर जैसे तैसे काटी। शाम को अमर आया, साथ में एक नौकर खाने की एक थाली लिया था। थाली वहीं एक टेबल पर रखकर नौकर वहीं खड़ा हो गया। उस थाली में तरह तरह के भोजन थे। पद्मिनी का भूख से बुरा हाल था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। अमर बोला, रुको, पहले मैं खाकर देखता हूँ कि ये मेरी जान के खाने लायक है या नहीं। ये बड़ी नाजुक मिजाज है। ये कहकर अमर सब में से 2-2 निवाले लेकर खाने लगा और नौकर को डांटता, ये खाना बनाया है तुमने, ये मेरी प्यारी पत्नी के खाने के लायक नहीं। आखिर में एक कटोरी में पतली सी दाल और 2 रोटियां बची। वो उसने पद्मिनी के आगे रख दी। पद्मिनी मेरी जान, क्या बताऊं, ये नौकर बहुत ही नमक हराम है। ये नहीं जानते कि तुम किस तरह का भोजन करती हो। आज आप इससे ही काम चला लो। पद्मिनी ने सोचा, अभी तो पहाड़ सी रात बाकी है, अगर ये खाना भी चला गया तो क्या होगा।
दोपहर से ही भूख से बुरा हाल हुआ था, इसीलिए पद्मिनी ने चुपचाप दाल से रोटी लगाकर खा ली और अमर नौकर के साथ चला गया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। तीसरे दिन हुआ ये कि अमर कमरे में ताला लगाने की बजाय घर में ताला लगाकर चला गया। पद्मिनी ने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो 2 कमरों का मकान था। एक रसोई घर जिसमें खाना पकाने का सामान था और एक मिट्टी का चूल्हा था, लेकिन खाना बनाने किसे आता था? हाँ, चूल्हा जलाते हुए एकाध बार नौकरों को देखा था, लेकिन जलाना कौन जानता था। भूख लगी तो चूल्हा जलाने की कोशिश की। चूल्हा कभी बुझ जाता तो कभी भड़क जाता। हाथ जले, आगे के बालों की एक लट जल गई, लेकिन चूल्हा ना जला। जी तो चाहा कि उठाकर फेंक दे, फिर डर गई कि अमर आकर ना जाने क्या बर्ताव करे। अपनी बेबसी पर रोना आया। कमबख्त घर भी तो ऐसा बंद था कि कहीं से निकलकर भागने की कोई गुंजाइश ना थी। उसके नाम लाखों करोड़ों की धन दौलत थी, लेकिन आज वह रोटियों के लिए मोहताज थी। आखिर कच्ची सब्जियां खाकर पेट भरी और आकर फिर खाट पर लेट गई। 3 दिन गुजर गए, लेकिन उसने कपड़े नहीं बदले थे। कहाँ वो दिन में 10 जोड़ी कपड़े बदलने वाली थी, और एक बार जो कपड़े पहन लेती उसे दोबारा नहीं पहनती थी। नौकरों को दे दिए जाते थे, और कहाँ 3 दिन से एक ही जोड़ी पहनी थी, जिसमें से अब पसीने की बदबू आ रही थी। चौथे दिन अमर आया तो कपड़े वाले को साथ ले आया और बोला, पद्मिनी मेरी जान, मैं आपके सदके, मैं कितना भुलक्कड़ हूँ कि आपने कई दिनों से अपने कपड़े नहीं बदले हैं। मैं कपड़े वाले को साथ लाया हूँ, आप कपड़े पसंद कर ले। कपड़े वाले ने कपड़ा दिखाना शुरू किया। पद्मिनी ने कुछ रेशमी कपड़े पसंद कर लिए और कहने लगी, मुझे ये रेशम के कपड़े बहुत पसंद है, मैं बहुत दिनों से इनकी तलाश में थी। अमर बोला, ये पहनेंगी आप? नहीं मेरी जान, ये आपके लायक नहीं, और उसे उठाकर फेंक दिया। और कपड़े वाले से बोला, कैसे कपड़े लाए हो? ये मेरी प्यारी पत्नी के लायक नहीं है, कुछ और दिखाओ। कपड़े वाला अच्छे अच्छे महंगे कपड़े दिखाता रहा और अमर उसे उठा उठा कर फेंकता रहा। अमर ने कपड़े वाले को पहले ही कह दिया था कि जो भी तुम्हारा नुकसान होगा वो मैं भर दूंगा। आखिर एक सूती सस्ता कपड़ा पसंद किया और बोला, मेरी प्यारी पद्मिनी, ये कपड़ा आपके लिए एकदम सही है, मैं कल ही इसे सिलवा कर लेकर आता हूँ। अमर कपड़े वाले के साथ चला गया। अब पद्मिनी को रोने के सिवा और कोई चारा ना था। अगले दिन कपड़े सिलकर आ गए, जिस पर ना कोई सितारे मोती लगे थे और ना ही कोई कारीगरी की गई थी। पद्मिनी जो शहर की सबसे महंगे कपड़े पहनने वालों में जानी जाती थी, आज उसने बिना कुछ बोले सादा सूती सस्ते कपड़े पहन लिए। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। अब जाकर थोड़ी बहुत सहूलियत मिलने लगी, जैसे कि कमरे में पंखा लगा दिया गया। एक बूढ़ी आया को काम पर लगा दिया, जो बुरा भला खाना बना लेती थी। लेकिन पद्मिनी बाहर की दुनिया देखने के लिए तरस गई थी। सारा गुस्सा, अकड़, बदतमीजियां और गुरूर छू मंतर हो गई थी। अब पद्मिनी अमर के इशारों पर नाचने लगी थी। 3 महीने बाद जब पद्मिनी बिल्कुल सीधी हो गई तो अमर एक दिन एक अटैची लेकर आया और पद्मिनी से कहा कि इसमें कुछ कपड़े हैं, जाओ नहाओ और इसमें से जो पसंद आए उसे पहन लो। पद्मिनी अटैची लेकर कमरे में आई। अटैची खोलकर देखा तो हैरान रह गई। उसमें बहुत ही कीमती कई जोड़ी कपड़े थे। जिस तरह के वो कपड़े पहना करती थी, ये कपड़े उससे भी महंगे थे। अटैची में 16 श्रृंगार के सामान और गहने भी थे। पद्मिनी को तो थोड़ी देर यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब उसके लिए है। फिर डर लगा कि कहीं अमर अपना इरादा ना बदल दे। वो जल्दी से एक जोड़ी कपड़ा निकाली और नहाकर उसे पहन लिया। बहुत दिनों के बाद उसने श्रृंगार किया और गहने पहने। तैयार होकर बाहर आई तो थोड़ी देर के लिए अमर उसे देखता ही रह गया। खूबसूरत तो वो थी ही, गुरूर और बदतमीजियों ने उसकी सुंदरता बिगाड़ दी थी। अब सादगी में आई तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। अमर उसे लेकर बाहर आया, जहां एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। अमर उसे साथ लेकर बहुत ही बड़े बंगले में पहुंचा, जो बहुत ही खूबसूरत था। पद्मिनी को ये सब एक सपना लग रहा था। गाड़ी आकर दरवाजे पर रुकी तो एक नौकर ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला।
अमर के पीछे पीछे चलते हुए पद्मिनी ने धीरे से पूछा, ये किसका घर है? अमर को उसकी सादगी पर हंसी आ गई और वो बोला, पद्मिनी, ये तुम्हारा यानी हमारा घर है, हमारे होने वाले बच्चों का घर है। पद्मिनी ने पूछा, तो फिर वो घर किसका था जिसमें मैं इतने दिनों तक थी? अमर ने कहा, वो तुम्हारा इम्तिहान का घर था, वहां से कामयाब होकर तुम यहाँ तक पहुँची हो। बातें करते हुए दोनों घर के अंदर आए तो पद्मिनी और भी हैरान हो गई। बैठक के कमरे में उसके पिता, बड़ी बहन गायत्री और बहनोई मौजूद थे। पद्मिनी उनसे ऐसे मिली जैसे सदियों बाद मिल रही हो। सौदागर अपनी बेटी के रंग ढंग बदले देखकर हैरान रह गया। उसने अमर और पद्मिनी को गले से लगाया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। दोनों बहनें अंदर चली गई। सौदागर भी किसी काम से बाहर चले गए। दोनों दामाद अकेले रह गए। तब गायत्री के पति ने अमर से पूछा, क्यों भाई, कितने जूते रोज खाते हो? अमर ने कहा, जूते खाने वाले और होंगे, हम तो हुक्म चलाते हैं। गायत्री के पति ने कहा, अरे रहने दो भाई, पद्मिनी के बदतमीजी के किस्से हमने भी सुन रखे हैं, उल्लू किसी और को बनाना। अमर बोला, हाथ कंगन को आरसी क्या, हम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बुलाते हैं, देखते हैं किसकी पत्नी पहले आती है। दोनों में शर्त लग गई। पहले गायत्री के पति ने नौकर से कहा, जाओ और मेरी पत्नी से कहो कि मैंने बुलाया है। नौकर अंदर जाकर बोला, बड़ी मालकिन, आपको साहब बुला रहे हैं। गायत्री बोली, उनसे कह दो मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। इतने दिनों बाद मैं अपनी बहन से मिली हूँ तो बातें कर रही हूँ। नौकर ने आकर जवाब दोहरा दिया। तब अमर ने कहा, जाकर मेरी पत्नी से कहो कि साहब बुला रहे हैं। नौकर ने जाकर पद्मिनी से कहा, आपको साहब बुला रहे हैं। वो फौरन उठकर भागी। गायत्री ने उसे रोका तो वो बोली, नहीं दीदी, वो नाराज हो जाएंगे। 2 मिनट के अंदर ही पद्मिनी बैठक में अपने पति के पास आ पहुंची। गायत्री का पति ये देखकर हैरान रह गया। अमर ने पद्मिनी से कहा, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है कि मेहमानों के लिए खाना लगाइए। पद्मिनी ने कहा, जी अच्छा। ये कहकर वह रसोई में चली गई। अमर ने गायत्री के पति से कहा, अब बोलो क्या कहते हो? गायत्री का पति बोला, यार तुमने वाकई कमाल कर दिया, मैं शर्त हार गया। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। अमर बोला, मैं आपसे क्या मांगू, आप मुझसे बड़े हैं, मगर मेरी एक नसीहत याद रखना, पत्नी के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, मगर उसे सर पर मत चढ़ाओ, तो हमेशा खुश रहोगे।